नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं मनोविज्ञान शाला। दिस साइड साइकोलॉजी एनालिस्ट माधव राजपूत। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था एंजाइटी डिसऑर्डर, और आज साइकोपैथोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है उसी का नेक्स्ट डिसऑर्डर का चैप्टर है पैनिक डिसऑर्डर। आज हम लोग पैनिक डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर क्यों होता है, पैनिक डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर के उपचार क्या हो सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर स्लाइड्स के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे पैनिक डिसऑर्डर यानी कि भीषिका विकृति। पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली होता है क्या, सबसे पहले जानेंगे। पैनिक डिसऑर्डर जो होता है उसमें जो चिंता का प्रदर्शन होता है वो एकदम अत्यधिक और बहुत अचानक से होगा, बहुत अत्यधिक रूप से होगा और कई बार होगा। इसमें चिंता का प्रदर्शन अचानक से बहुत तेजी रूप से देखने को मिलता है और ये रिपीटेडली बार बार व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस चीज को जो प्रदर्शन होता है अत्यधिक तेज का, इसी को कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, पैनिक अटैक्स भी आते हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के जो जो क्लिनिकल जो वो होते हैं जिनसे जाना जाता है कि इसके व्यक्ति में लक्षण क्या क्या है। उन लक्षणों को आइए देखते हैं। ये कुछ अलग अलग 9 तरीके के लक्षण हैं, जिसमें से आप सबसे पहले देखेंगे श्वसन गति कम हो जाना या ज्यादा हो जाना। मतलब जो व्यक्ति पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित होगा, जब उसको अटैक आएगा उसकी सांस बहुत तेज तेज चलने लगेगी, इस तरीके से, और सांस बहुत कम भी हो सकती है। दोनों फैक्टर हो सकते हैं। और दूसरा बात आप देखेंगे कि व्यक्ति को जब पैनिक अटैक आएगा तो उसको बहुत तेजी से चक्कर आएंगे, हो सकता है चक्कर खा के वहीं गिर पड़ा, उसको बेहोशी जैसी हालत उसकी हो जाएगी। नंबर थर्ड में देखेंगे दम घुटना, उसका दम घुटने लगेगा, व्यक्ति को ऐसा लगेगा उसको सांस नहीं आ रही, वो ऐसे गला पकड़ के खड़ा हो जाएगा, इस तरीके की प्रदर्शन आपके सामने करेगा। हृदय गति कम हो जाएगी ज्यादा, उसकी जो हृदय गति होती है वो बहुत तेज हो सकती है, बहुत तेज तेज हार्ट बीट होगी एकदम बहुत तेज, और हार्ट बीट बहुत स्लो स्लो भी हो सकती है। दोनों तरीके के पैनिक अटैक हो सकते हैं। और फिफ्थ नंबर में देखेंगे सीने में दर्द होगा या परेशानी, उसके सीने में बहुत अचानक से बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो सकता है, असहनीय पीड़ा हो सकती है। नेक्स्ट में आप देखेंगे उसको ऐसा लगेगा अब हम पागल हो जाएंगे, इस तरीके के उसके मन में थॉट आएंगे, ऐसे विचार हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान सा व्यक्ति हो जाएगा, अब हम पागल हो जाएंगे, अब हमसे कुछ नहीं होगा। एकदम मस्तिष्क का इस तरीके के उस लेवल में जा चुका होगा कि उसको पागल जैसी, इसलिए पागल बात वाला देखिए मर जाने का भय, उसको अब ऐसा लगे अब हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं हो पाएगा, इस तरीके के भय आने लगेंगे उसको। अचानक से बिल्कुल बहुत तेज आई से व्यक्ति ठीक रहेगा, अचानक से लगे अब मरने वाले हैं, इस तरीके के मर जाएंगे हम, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विचित्रता की अनुभूति। जिस जो व्यक्ति पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित होगा, आप उसमें देखेंगे वो बिल्कुल विचित्र प्राणी हो जाएगा, वो ऐसी ऐसी हरकतें आपके सामने करेगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे इसको हो क्या गया वास्तव में। नेक्स्ट, पेशी नियंत्रण वो व्यक्ति खो देगा, उसके हाथ पैर बिल्कुल शिथिल पड़ जाएंगे, बिल्कुल नसें एकदम ढीली हो जाएंगी, इस तरीके से व्यक्ति हो जाएगा, अपना शरीर का जो पूरा आपा होता है वो उस तरीके से वो खो चुका होता है। तो इस तरीके जो लक्षण है ये सभी देखने को मिलते हैं जब एक साइकोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति का काउंसलिंग करता है, या फिर इन जनरली लाइफ। आप इन सभी लक्षणों को साधारण केवल पढ़ने के तौर पर मत देखिए, इसको एमए के सिलेबस में इसको रखा गया है, बीए के सिलेबस में भी साइकोपैथोलॉजी के अंदर डिसऑर्डर्स में इन सभी को रखा गया है। लेकिन आप इन बातों को बिल्कुल ही केवल पढ़ाई की दृष्टि से मत देखिए, ये वास्तव में सामने होते हुए देखिए। जो व्यक्ति होते हुए देख लेता है ना, उसको पता चलता है कि ये होता क्या है। मैं इसका स्पष्ट सक्षम स्वयं उदाहरण हूं, मैंने देखा हुआ है इन सबको। आइए नेक्स्ट में देखेंगे, इन सभी चित्रों के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो प्रदर्शित कर रहा है, ये अचानक से सरदर्द की कंडीशन है कि बहुत तेज सरदर्द में चक्कर आने लगता है, इस तरीके के पैनिक डिसऑर्डर में लक्षण मिलेंगे। नेक्स्ट आपको देखेंगे ये जो फुफ्फुस वाली मशीन आती है हवा सांस के लिए, जब व्यक्ति को सांस की दिक्कत हो जाती है, बहुत तेज सांस हो गई, बहुत कम सांस हो गई, आपने बहुत व्यक्तियों को देखा होगा, बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, महिलाओं को अधिकतर देखा होगा, वो अपने मुंह में ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो ये पैनिक डिसऑर्डर्स की उसको लक्षण होते हैं, उसकी सांस की बहुत ज्यादा तेज तेज आने लगता है। ये हार्ट बीट वाला सिग्नल आप देखेंगे कि व्यक्ति जो पैनिक डिसऑर्डर में हार्ट की प्रॉब्लम जिसको होती है, हृदय गति जो उसकी हार्ट बीट होती है बहुत तेज हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, इस तरीके से कंप्रेस होगा और बढ़ेगा। इस दोनों कंडीशन उस पर अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट ये व्यक्ति वो वाला है जब आप देखेंगे कि अब इसको कुछ नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल माथा पे अब हम पागल हो जाए, कुछ नहीं कर पाए, इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के थॉट, मन मस्तिष्क में विचार इस तरीके के आने लगते हैं। और ये आप इस तरीके से देखिए, जो मानव की शारीरिक पेशियां जो शिथिल पड़ती हैं, उसको एकदम ऐसे डोल जाएगा वो व्यक्ति, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके शरीर में हो क्या रहा। उसको महसूस नहीं होगा मेरा हाथ है, उसको महसूस नहीं होगा ऐसे है, मेरी गर्दन ऐसी है,
मेरे पैर ऐसे हैं, उसको कुछ महसूस नहीं होगा, एकदम शिथिल पड़ जाएगा वो व्यक्ति। इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे पैनिक डिसऑर्डर में। अगर आपके किसी मित्र को या ऐसे घर वालों को ऐसी कोई कंडीशन है, आप लोग तुरंत उनको साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जरूर जाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली पैनिक जो डिसऑर्डर्स है उसके कारण क्या है, उसके जो कारण है उसको हम लोग पता करेंगे। व्हाट इज द कारण, कॉज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर के कारण क्या है, आइए जानते हैं। कि इस तरीके से आप चित्र आप देखेंगे और उसके माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे कि इन चित्रों के माध्यम। पहले समझिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक। दो कारक होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में आप देखेंगे अनुवांशिकता के कारण। अनुवांशिकता में क्या होता है कि घर में माता पिता, दादी बाबा, भाई बहन या जिसके ऐसे घरेलू संबंधों में जिस अनुवांशिकता के जो गुण होते हैं, अगर किसी में पैनिक डिसऑर्डर रहा होगा तो उस व्यक्ति में भी पैनिक डिसऑर्डर आने के 80 to 90% चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट में जब हम देखेंगे, एक बड़े ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूं, उन्होंने जुड़वा बच्चों पर एक प्रयोग किया था। दो जुड़वा बच्चे हुए, उनको उनका पालन पोषण अलग अलग किया गया। एक ए व्यक्ति का अलग किया गया और बी व्यक्ति का अलग किया गया। ध्यान से समझिएगा, जब जुड़वा बच्चों का अलग अलग किया गया, लेकिन जब वो लोग बड़े हुए, कम से कम 18 से 20-20 साल की कंडीशन में जब वो लोग आए, तो ऐसा देखा गया जो चीजें इस व्यक्ति में थी वही चीजें इस व्यक्ति में भी आई। अर्थात जो एक बालक में था, है जुड़वा, लेकिन उनकी परवरिश अलग अलग हुई, बावजूद उन दोनों में सिमिलैरिटीज देखने को मिली। ये अनुवांशिकता का फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर में पैनिक डिसऑर्डर का कारण बनता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक जो फैक्टर देखेंगे, तो इसमें एक पॉइंट आप ये देखेंगे, प्रत्यक्षित नियंत्रण, मतलब परसीव्ड कंट्रोल। व्यक्ति का परसीविंग कंट्रोल कैसा है। एक व्यक्ति मान लीजिए सामने से जा रहा है, उसने पैनिक डिसऑर्डर की एक खतरनाक स्थिति देखी। अब अगर उस व्यक्ति ने वही अपने ऊपर परसीव कर लिया, वही सच मान लिया, तो वो सोचेगा चिंता व्यक्ति में ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही होगा। लेकिन अगर उसका वो कंट्रोल्ड है, वो चाहे ये साधारण सी चीज है, मेरा इसके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस तरीके, तो वो चीज जनरल रहती, तो वो कारण नहीं बनता। अर्थात ये परसीविंग कंट्रोल बहुत बड़ा कारण बन जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कैटास्ट्रोफोरिक फियर, मतलब अनर्थकारी भय। जो अनर्थकारी भय होता है, आप ये इस भय का अनुमान वहां से लगाइए। 2005 में जब संसद भवन में बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, तो सारे जितने सांसद थे वो अफरा तफरी में इधर उधर फैल रहे थे। इसको कहते हैं अनर्थकारी भय। या जब 2012 में आया था क्या कि लोग कह रहे थे कि लोग पत्थर के बन जाएंगे, इस तरीके की अफवाहें जब फैलती हैं समाज में, तब इस तरीके का निकल के आता है कि एक अनर्थकारी भय, लोग घरों से बाहर निकल के आए थे पत्थर बनने के लिए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। इस तरीके की अफवाहें समाज में चलती रहती, तो अनर्थकारी भय के रूप में प्रदर्शित होती है। अब ये देखिए, अनर्थकारी भय का एक ये स्पष्ट सामने से उदाहरण आप ये देख रहे हैं। अब इनके अंदर ये भय आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो इनके मस्तिष्क में वो चिंता घर घर की, तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये लोग सामने वाले में देखने लगते हैं कि ऐसा अगर हो सकता है तो ऐसा मेरे साथ भी हो जाएगा। अब नंबर थर्ड में जब देखेंगे एनजाइटी सेंसिटिविटी, व्यक्ति में एनजाइटी सेंसिटिविटी कितनी है, मतलब चिंतन का जो संवेदनशीलता है वो कितनी है। वो उस चिंता को बहुत ज्यादा बड़े रूप में अपने ऊपर ले रहा है, ये चिंता को साधारण सी बात मानकर अपने जीवन का हिस्सा मानकर अपने जीवन को जी रहा है। अगर वो बहुत बड़ा हिस्सा मान रहा है तो ये बहुत ज्यादा उसके लिए खतरनाक होगा और पैनिक डिसऑर्डर का एक कारण बनेगा। तो ये कुछ कारण थे जिनके अकॉर्डिंग पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं और बहुत बड़ी स्थिति में होते हैं। इनके उपचार के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यही कि क्या इनका उपचार क्या है। आइए इनका जानते हैं उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो मेडिकेशन से या तो साइकोलॉजिकल माध्यम से। आइए मेडिकेशन के बारे में जान लेते हैं, दवाओं के प्रयोग से। जो मेडिकेशन होता है, इसमें एक जो प्रसिद्ध इस समय दवा है जेनेक्स, जेनेक्स जो कि एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में काफी सहयोग करती है। और दूसरा रहता है एंटी डिस्प्रेंट, जो वो रहती हैं दवाइयां, उनसे भी राहत मिलती है। और जो प्रशांतक होते हैं, प्रशांतक, प्रशांतकों को आप देखेंगे, जो प्रशांतक क्या करते हैं, ये चिंता का प्रभाव कम कर देते हैं कुछ समय के लिए, परंतु कुछ समय बाद फिर से चिंता होने लगती है और इनके नकारात्मक प्रभाव ये पड़ते हैं, व्यक्ति में सुस्ती आने लगती है, शिथिलता आने लगती है। इस तरीके के नकारात्मक प्रभाव देखने मिलते हैं। व्यक्ति को निद्रालय में चला था, बहुत ज्यादा उसको नींद आने लगती है। ये इस तरीके के दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। और कुछ प्रशांतकों के ये नाम नीचे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, जैसे मोनामिना ऑक्सीडाइज इन
इनहिबिटर्स एंड ट्राइसेल्युलर्स, इस तरीके के अलग अलग प्रशांतक होते हैं जो पैनिक डिसऑर्डर में लिए जाते हैं, जो व्यक्ति की चिंता के प्रभाव को बहुत कम कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, शिथिल कर देते हैं, परंतु कुछ समय ये पूर्ण हो जाते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव भी है और एक साइकोलॉजिस्ट कभी भी दवाएं रिफर नहीं कर सकता है, एक साइकाइट्रिस्ट ही आपको दवाइयां दे सकता है, बता सकता है। इन दवाओं को आप देख के इनको लेने का प्रयत्न मत कीजिएगा, डिस्क्लेमर आपको दे दे रहे हैं, ये केवल जानकारी और पढ़ाई के लिए है। नेक्स्ट में आप जब देखेंगे जो मनोवैज्ञानिक उपचार बताया गया है, जो मनोवैज्ञानिक उपचार बताया गया है वो व्यवहारिक संज्ञानात्मक उपचार के माध्यम से बचाया गया है। अब जो व्यवहारिक संज्ञानात्मक उपचार क्या है, वो पहले ये सबसे ज्यादा जो मनोवैज्ञानिकों की भूमिका होती है वो इसमें होती है, जो मनोवैज्ञानिकों की भूमिका होती है, मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक ही कारणों का पता लगाते हैं, आपसे बातचीत करके केस स्टडी मेथड के आगे, बिहेवियरल मेथड के आगे, अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग आपका जानेंगे और उसके बाद जिस चीज से आपको भय है, जिस चीज से आपकी चिंता का कारण बना हुआ है, जो बहुत बड़ा रूप ले चुका है, उस चिंता का कारण निकालेंगे और फिर उस चीज को आपके समक्ष रखेंगे। जितनी बार समक्ष रखेंगे उस चीज के आप संपर्क में आएंगे, उस चीज का संपर्क बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे उस चीज को कम करने का प्रयास करेंगे। और ये वाला जो मेथड है बिहेवियरल कॉग्निटिव ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट ज्यादा असरदार है मेडिकेशन के। हालांकि ये सफल कम होता है, परंतु इसका सफल हुआ व्यक्ति मेडिकेशन वाले सफल हुए व्यक्ति से कहीं गुना ज्यादा अच्छा होता है। और इसके जो भ्रामक धारणाएं होती हैं, अनर्थकारी जो भय जिस तरीके से बताया, इन सभी भयों को निकालने का प्रयास किया जाता है। हालांकि पूर्ण रूप से एक मनोवैज्ञानिक इस चीज को नहीं कर सकता है, लेकिन बार बार प्रयास से, एक बार की काउंसलिंग से, 2 बार की काउंसलिंग से, 3 बार की काउंसलिंग से, लगातार काउंसलिंग के प्रोसेस से इस चीज को ठीक किया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है। और इन अन्य अन्य तरह की जो पैनिक डिसऑर्डर्स अभी बताए गए हैं, उनमें से सबसे अच्छा यही है, अपने आप को जितना शांत रखने का प्रयास करें। और अगर इस तरीके की दिक्कत आपको या आपके समाज में, आपके परिवार में किसी को है, आप उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर भेजिए, ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। डिस्क्लेमर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मनोविज्ञान शाला। मित्रों, आपस में लोगों को देखिए, समझिए, जानिए और जानिए क्यों, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप कुछ अलग हटके समाज में रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। मनोविज्ञान शाला देखते रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लोगों को शेयर जरूर करिए। नमस्ते।